मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी पर। मैं अभिषेक चौहान आपके साथ आज यूपी पीसीएस के नए जुड़े हुए पेपर पर चर्चा करेंगे। नए पेपर आपके जीएस के 5 और 6 जोड़े गए हैं। देखिए, किसी भी तैयारी में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा को निकालना, ठीक है। तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होगी। रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्पष्टता के साथ आपका उद्देश्य पूरा हो सके। सबसे पहले अगर आरंभिक रणनीति की बात करें तो ज़रूरत पड़ती है हमें एक सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस आपके मार्गदर्शन की दिशा तय करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और वास्तविक भूमिका निभाते हैं। चलिए हम सबसे पहले जीएस के पेपर 5 में जो इतिहास का सिलेबस जोड़ा गया है उसको थोड़ा एक सरसरी निगाह से डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, चूँकि हमारा फोकस इतिहास के 5 पेपर में उत्तर प्रदेश के इतिहास का इवेल्युएशन, तो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है इतिहास से रिलेटेड उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, जिसके अंतर्गत आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मतलब काफ़ी ब्रॉड सेंस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, और प्राचीन नगर, ये सारे ही उत्तर प्रदेश के इतिहास के भाग ही हैं। इन सब पे अलग से जोर देने के लिए कि इनसे विशेष क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इसको मेंशन किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, ठीक है। जो आर्किटेक्चर्स आप देखते हैं उनकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, जहाँ जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया है अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन करें। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ही बढ़ी हुई दिखती है पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। 1857 से पहले भी दिखती है, उसके बाद में भी दिखती है, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा है आपका उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आपको इससे जोड़ दिया गया, इसमें स्वतंत्रता सेनानियों पे चर्चा होगी और व्यक्तित्व पे, ठीक है। ये 1 से 4 तक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है। 5वां पे जुड़ जाता है समाज से, ठीक है। नीचे आपका पॉलिटी से, जिस पर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, पॉलिटी और गवर्नेंस से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। अभी हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के इतिहास पर चर्चा करना, ठीक है, तो उसी पर फोकस रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस आपने डिस्कस कर लिया। सिलेबस के एनालिसिस के बाद ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस करना। इनकी एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके रणनीति बनाने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। चलिए देखते हैं।
बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये भी आप समझे, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। हेरिटेज आर्क है क्या? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव परिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अब तक यूपी स्पेशल में हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसको देख के एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं और किस तरह से इनकी तैयारी करनी है। देखिए, पेपर तो पहले से भी हिस्ट्री का यूपी स्पेशल का पेपर जुड़ा हुआ था आपके पेपर 1 में, या पूरा इस यूपी की बात करें तो पेपर 1, 2, 3 में यूपी आ रहा था। ठीक है, 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन हर पेपर में लग रहे थे, आ रहे थे लगभग, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा तो कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि अब ये 2 पेपर ऐड करके ऐसा क्या आयोग ने कर दिया कि आपको स्पेशल अटेंशन आपको इन पेपर्स पे देना पड़ेगा। सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हटा दिए गए, उसके स्थान पर ये दोनों जोड़े गए हैं, पेपर 5 एंड 6। ठीक, ये पेपर 1, 2, 3 से ही हटा के पेपर 5 और 6 में बांटे गए हैं और इसका सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस हर पेपर में आए हैं, प्रीवियस ईयर में भी 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आया है, वो भी मैक्सिमम, कभी 30 का आया, कभी 40, कभी 20 ही आया। ठीक है, बहुत जोर नहीं रहता था। अब अंतर क्या आया है कि अब जोर देना पड़ेगा आपको भी और आयोग को भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना एक साधारण काम नहीं है और आयोग तो आप जानते हैं क्या दशा उसकी रहती है क्वेश्चन बनाने में। अब 200 मार्क्स का एक ही पेपर हो गया है, 2 पेपर हैं, कितना हो गया, 400 मार्क्स का। पहले आपका क्या था, मैक्सिमम अगर 50 भी मान ले 3 पेपर में, तो कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने मार्क्स के, 150 मार्क्स के। ठीक है, तो 150 और अब आने हैं 400, मतलब लगभग 3 गुना इसका वेटेज बढ़ गया है। और 3 गुना वेटेज बढ़ जाना साधारण बात नहीं होती। इन पेपर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश स्पेशल को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है। अवॉइड किया गया तो आप असफलता के लिए तैयार भी रहें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, चलिए, सुविधा के लिए से हम 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक। ठीक, इन 3 की बाउंड्रीज के अंदर ही हमें अपने आप को सीमित रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं और आपके द्वारा इनका हल निकाला जाना है। चलिए अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का
प्राचीन इतिहास। ठीक है, इतिहास है क्या? इतिहास है अतीत का वर्तमान के साथ संवाद। ठीक है, और इस संवाद में अगर ये एक स्वस्थ संवाद इसे बनाना है, इस संवाद को, तो इसमें सबसे जरूरी होती है क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता, क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी जानती है आपका, समय के साथ उसको क्रम में अरेंज करना। इसीलिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास तक पहुंचेंगे। जिन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना है, उसमें क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले आएगा आपका पाषाण काल। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आएगा सैंधव काल। सैंधव काल, फिर आएगा आपका वैदिक काल। आगे आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाएंगे। ईसा पूर्व, फिर आप जाएंगे मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आप बढ़ेंगे मौर्योत्तर। नेक्स्ट होगा आपका गुप्त। गुप्त काल, और लास्ट है आपका गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल। ठीक, ठीक है। इस ढांचे में जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को समग्रता के साथ हम समझ सकते हैं। ठीक है, जब एक विस्तृत क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरी संभावना है कि पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स संक्षेप में वर्णन करना है, क्योंकि आपको 200 मैक्सिमम 200 वर्ड लिमिट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इन एक एक पर हम चर्चा करेंगे। सारे अपने अपने आप में एक नए सवाल भी हैं। ये आप पाषाण काल से अलग सवाल पूछ लिया जाएगा, सैंधव से अलग पूछ लिया जाएगा, वैदिक से अलग पूछ लिया जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अलग पूछे, सबसे अलग अलग क्वेश्चन भी बनेंगे और उनके अंदर भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जिन पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू कर। अब हमारा टारगेट है क्या? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल पर हम विस्तृत विवेचन अभी नहीं करेंगे। प्राचीन इतिहास को इसमें ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू के लिए हम इस पे जितनी जरूरी चीज़ें हैं उसको मेंशन करेंगे, फिर अंदर स्पेशल क्वेश्चंस के रूप में इसकी जो है डिटेल एनालिसिस होगी। ठीक है, ओके। आपका पहला है पाषाण काल। ठीक है, और ये यूपी के संदर्भ में है, यूपी स्पेशल के संदर्भ में। इस बात को आपको हर समय ध्यान में रखना है कि आप आंसर किसके रेफरेंस में कर रहे हैं। क्वेश्चन यूपी स्पेशल को उसे भारतीय रेफरेंस में नहीं करना। ठीक है, और वैसे भी भारत के इतिहास के साथ साथ ही यूपी का इतिहास चलता है। ठीक है, ये उसी का अंग है। लगभग जो इतिहास भारत का है उसी से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ इतिहास है इसका। ठीक है, कुछ आप साउथ इंडिया के जैसे संगम उंगम को छोड़ दें तो मैक्सिमम टाइम में भारतीय इतिहास के साथ उत्तर प्रदेश का इतिहास जुड़ा रहा है। ठीक है, पाषाण काल के अंतर्गत हम जब विभाजन करते हैं तो देखते हैं आप। हाँ, एक मिनट। ये आपका पहला पूरा पाषाण काल।
दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की एक तरह से हम आउटलाइन बना रहे हैं, तो हम यहाँ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, समग्रता में हम देखेंगे कि इनके अंतर्गत ऐसा क्या है जो किसी भी क्षेत्र के इतिहास लेखन में मदद कर सकता है। ठीक है, इतिहास लेखन या इतिहास पुनर्निर्माण निर्माण में ये किस तरह मददगार हैं, तो केवल हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पाषाण काल के अंतर्गत जब हमें इतिहास पुनर्निर्माण करना है तो किस चीज़ की जरूरत होगी? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई लिखित साक्ष्य तो उसका उपलब्ध नहीं है, तो पुरावशेष ही हमारी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो उसका इतिहास जानने के लिए इतिहास का स्रोत, इतिहास के स्रोत। ठीक है, पाषाण काल में साहित्य है नहीं, केवल पुरावशेष है, पुरातात्विक है, पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य ही इसमें जो है मददगार होते हैं। पुरातात्विक में आप देखेंगे दो चीज़ें, एक तो पुरातात्विक स्थल, और इसे सुविधा के लिए बांट लिया गया है, ये एक ही चीज़ का हिस्सा है, पुरातात्विक स्थल, और दूसरा है साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, उनका एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं। पाषाण कालीन स्थल, ठीक है, यूपी वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या था। सारे महत्वपूर्ण थे, पर जिन जगहों पे ज़्यादा हमें इतिहास की सामग्री मिली हुई है उन्हें हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। पहला है आपका सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, और चंदौली बेल्ट, चंदौली क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से ये बघेलखंड के हिस्से हैं। ठीक है, इनमें उत्खनन हुआ है, कुछ पर्टिकुलर स्थल हैं इन क्षेत्र के अंतर्गत जिनकी जानकारी होना जरूरी है। जैसे आपका है सिंगरौली बेसिन, सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली बेसिन या घाटी, यहाँ से हमें अवशेष मिले हैं। दूसरा है आपका लेखहिया, लेखहिया। ठीक है, तीसरा है आपका मोरहना पहाड़, और चौथा है आपका चकिया। ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पे खुदाई हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंस का पेपर है, एक वर्ड लिमिट है, आप सब कुछ नहीं लिख सकते और ना ही सब कुछ लिखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जरूरी चीज़ें नहीं स्किप हो। ठीक है, दूसरा है आपका दूसरा है आपका प्रतापगढ़ क्षेत्र।
प्रतापगढ़ क्षेत्र। ठीक, यहाँ से भी यहाँ के उत्खनन से भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। और जिन जगहों पर खुदाई हुई है उनको जान लेते हैं, जैसे आप ऊपर समझेंगे। एक सराय नहर राय, बहुत आप पढ़ते हैं, पीटी में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सराय नहर राय। दूसरा है महदहा। तीसरा है दमदमा। ठीक, ये 3 स्थल हैं जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज में ज्यादातर पुरावशेष कहाँ मिले हैं आपके? बेलन घाटी में। ठीक है, बेलन घाटी में बेलन घाटी में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन कौन से हैं? ये 2 हैं ज्यादातर। इनमें क्या है, 2 पे चर्चा करना आवश्यक है, ज्यादा पे नहीं करेंगे। उतने ही फैक्ट्स जरूरी है मेंस के लिए जो आपकी उत्तर को कसा भी बनाए रखें और सही भी रखें। तो आपका हो गया पहला स्थल क्या है? कोल्डिहिवा। कोल्डिहिवा, ठीक है। और दूसरा है आपका महागरा। ठीक है, महागरा। एक चौथा और क्षेत्र है जहाँ पर उत्खनन बहुत हुआ और वो महत्वपूर्ण भी है काफी, ये है आपका बुंदेलखंड। आजकल बुंदेलखंड पे बहुत ही फोकस रहना जरूरी, क्योंकि बहुत ही समय से पिछड़ा क्षेत्र रहा है, लेकिन इस समय अचानक से इसके दिन बहुरे हैं और ये फोकसिंग क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो है विकास की स्थिति काफ़ी स्पष्ट रूप से देखी गई है इस बीच। और जो इस तरह के गवर्नमेंट का की रुचि का क्षेत्र बन गया है, उसी तरह से ये यूपी कमीशन के भी रुचि का क्षेत्र बना हुआ है। आपने पिछली बार कम से कम देखे हैं कि 6 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस जो पूछे गए अब तक हिस्ट्री के, उसमें 2 क्वेश्चन अकेले बुंदेलखंड से रहे हैं। तो बुंदेलखंड को आप इग्नोर न करें। ठीक है, बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण जो पुरावशेष मिले हैं वो आपको बांदा और महोबा से मिले हुए। ठीक है, तो बांदा में क्या है, हाँ देखते हैं। तो पहला स्थल है आपका जो महत्वपूर्ण है मेंस की दृष्टि से, खासकर बिलहरका। ठीक है, ये है आपका बांदा में बिलहरका। दूसरा है आपका लहचुरा। लहचुरा, लहचुरा है आपका महोबा। ये बुंदेलखंड के जिले और ये महत्वपूर्ण स्थल है इसके। ठीक है, तो आपने पाषाणकालीन स्थलों की एक महत्वपूर्ण और सारवान जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि यहाँ से मिला क्या है, यह भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि मिला क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर तत्कालीन मानव की सोच विचार, उसकी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान सब पता चलता है। और यही तो हमारा अध्ययन का क्षेत्र भी है। ठीक है, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इसी की जानकारी रखनी है ना कि उसकी संस्कृति क्या थी। चलिए आगे, सांच। कौन से? पुरातात्विक या ठीक है, एक ठीक, पाषाणकालीन
साक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के पाषाण कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी हैं और जिनकी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। चलिए, सबका तो नहीं, कुछ का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी है। ये है आपका हैंड एक्स। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके अलावा टेबल और क्लीवर के बने उपकरण, ये भी पत्थर के उपकरण ही होते हैं। तीसरा है आवास कैसे रहते थे उनके। ठीक है, गर्त निवास, ये आपके प्रतापगढ़ के क्षेत्र वाले स्थलों पे मिले हैं काफ़ी, हर जगह मिले पर वहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गर्त आवास। ठीक है, मृद भांड, इसका इतिहास में सदैव अध्ययन के स्रोत के रूप में बड़ा महत्व रहा है। बहुत से मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, कृषि पशुपालन के साक्ष्य। और बताइए। ठीक है, अस्थि निर्मित मूर्तियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सोनभद्र क्षेत्र से जो अस्थियों की बनी हुई मूर्ति पाई गई, जिसे मातृ देवी भी बोला जाता है, उसका पूरा तात्विक उसमें काफ़ी विश्लेषण हुआ है। ठीक है, तो क्या है, अस्थि निर्मित। ठीक है, अस्थि निर्मित मूर्तियाँ। ठीक है, तो ये इन अवशेषों के आधार पर उत्तर प्रदेश के पाषाणकालीन इतिहास के विषय में हम कुछ न कुछ आवश्यक जानकारी जुटा लेते हैं। ठीक है, तो आपका पाषाणकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का स्पष्ट हो गया है। अब चलते हैं सैंधव काल में। सैंधव काल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और किस तरह यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, इसको देखते हैं। सैंधव कालीन इतिहास यूपी। ठीक है, हमारा विवेच्य क्षेत्र क्या है, यूपी। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सैंधव सीमा की जब बात होती है तो पूर्वी सीमा का हिस्सा उत्तर प्रदेश तक चला आता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता का सैंधव सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा आपकी उत्तर प्रदेश में आकर ठहर जाती है। ठीक है, कहाँ पर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ। ओके, और हुलास, ये है आपका सहारनपुर। एक और स्थल है जो सहारनपुर में है और वो भी सैंधवकालीन सभ्यता के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है आपका बड़गांव। बड़गांव, यहाँ से भी सैंधवकालीन साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ पे है, सहारनपुर में। ठीक है, जिस स्थल की इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है और इस समय उस पर मूवी भी बनी हुई है, सुनौली। ठीक है, सुनौली पे एक तांबे का रथ हाल में ही मिला है। ठीक है, सोनौली। सोनौली कहाँ पे है, बागपत। ठीक है, सोनौली एक फिल्म बन रही है जिसके एक्टर है मनोज बाजपेयी और ये तांबे के रथ के उत्खनन से संबंधित है, जिसकी ऐतिहासिकता 5000 साल पीछे चली जाती है। ठीक है,
तो अगर पुरावशेष अगर पूरी तरह से ईमानदारी से उत्खनन हो, एक व्यापक पैमाने पर उत्खनन हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने झूठ मान लिया है या पौराणिकता की संज्ञा दे के उसकी विश्वसनीयता पर संदेह करते हैं, तो ऐसे बहुत से संदेह दूर हो सकते हैं। बस उसके लिए हमें उत्खनन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सैंधव की पूर्वी सीमा यहाँ से मिल रही थी। आपके उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, हुलास, बड़गांव और सुनौली, ये महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं यहाँ से ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है इतिहास के पुनर्निर्माण में। सैंधव साक्ष्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहली महत्वपूर्ण जिसके लिए सैंधव सभ्यता जानी भी जाती थी और उसी के आधार पर उसका नाम भी पड़ा है सिंडन, यूनानी लोग सिंडन बोलते थे, वो आपके आलमगीरपुर से पाई गई है, वो है कपाश। ठीक है, कपाश। ठीक है, दूसरा है आपका मानव बस्तियां, ये भी आपके लिए जरूरी है, किस तरह उसका आवासन था। मानव बस्तियां कच्चे मकानों में रहते थे, छप्पर घास फूस से दीवारों को जो है बनाया जाता था, मिट्टी में लेप करके। ठीक है, तीसरा है आपका सावधान, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन के बाद मृत्यु जरूर होती है। ठीक है, तो किस तरीके से ये समाधान के तरीके अपनाए जाते थे उस समय, वो आपकी जानकारी मिलती है इसमें। और क्या मिला? मृदभांड, जैसे मैंने कहा पुरातात्विक बात हो और मृदभांड की चर्चा न हो तो चर्चा ही अधूरी रह जाएगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मृदभांड प्रचलित थे, उसी तरह के मृदभांड आपके उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, कंकाल। ठीक, कंकाल इतिहास के वैज्ञानिक विश्लेषण में भी मददगार है, साथ ही उस समय व्यक्ति क्या कैसा उसका आकार था, प्रकार था। ठीक है, मांसाहारी था, शाकाहारी था, इसका भी पता चलता है। ठीक है, तो जो कंकाल मिले हैं वो मानव और पशु दोनों के मिले हुए हैं। ठीक है, मानव प्लस पशु। यहाँ पशुओं के कंकाल से इस बात को पता चलता है कि व्यक्ति शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी था। तो आपको खान पान का भी पता चल गया उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लोगों का। ठीक है, सावधान पता चल गया। ठीक है, कपास का इस्तेमाल, कपास का उत्पादन करते थे, उससे विविध बहुत सी वस्तुएं भी बनाते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा है आपका वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में वैदिक काल को हम देखेंगे। वैदिक काल को सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया। ठीक है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल का ज्यादा महत्व है ऋग्वैदिक की तुलना में, लेकिन एक क्रमबद्धता तो हम इससे जोड़ेंगे ही। तो आगे देखते हैं ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक से क्या क्या ऋग्वैदिक में उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था या नहीं था? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पनपी। ठीक है, और वहीं से इसका प्रसार पूर्व की ओर हो रहा था। भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्व ही उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है। और जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, ठीक है, ये था आपका 1500 से, मोटे तौर पर इसको जोड़ा जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है,
1000 BC तक। ठीक है, इस काल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने क्या ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की या नहीं की? तो इसका स्रोत क्या है हमारे पास? खुद ऋग्वेद ही है। ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और साहित्यिक दृष्टि से उस समय आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर पहलू पर जो विचार आप जानना चाहेंगे उसका ये एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो उस समय जब हम देखते हैं ऋग्वेदिक के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश के स्थलों की चर्चा ना के बराबर है। ठीक है, हाँ, गंगा और यमुना की चर्चा है पर सीमित बार। ठीक है, गंगा और यमुना की चर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से उस समय परिचित हो रहे थे। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं जान पाए थे, पर पश्चिमी हिस्से में इन्हें उत्तर प्रदेश की में जानकारी, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गई थी। ये हो गया आपका साहित्यिक। अब उत्खनन से क्या ऐसी सामग्री हमको मिलती है जो वैदिक सभ्यता के साथ उत्तर प्रदेश को जोड़ सके उस समय ऋग्वैदिक काल में? हाँ, तो कुछ न कुछ सामग्री मिली है। ये पुरातात्विक साक्ष्य है आपका गैरिक मृदभांड। कहा था ना, मृदभांड आपको हर समय उपयोगी होगा, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में। गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड के निर्माता आर्य नहीं थे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आर्य और अनार्य दो की चर्चा उस समय होती है इस स्थिति में, जो आज का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ वैदिक सभ्यता पल्लवित हो रही थी, वहाँ पर हमें गैरिक मृदभांड मिले हैं। और ये आर्यों से संबंधित नहीं है, तो संबंधित किससे हुए? अनार्यों से संबंधित। ठीक है, साथ ही उस समय कौन सी ऐसी स्थिति थी जो इन दोनों के बीच कॉमन थी? संघर्ष। इन दोनों के बीच संघर्ष, एक संघर्ष के अवशेष बहुत मिलते हैं। दूसरा, एक समान स्थल पर ही जहाँ एक आर्य रह रहे थे वहीं पर अनार्यों की चीज़ों को पाया जाए ना, समन्वय को भी दिखाता है। किसको दिखाता है? समन्वय। जहाँ संघर्ष था वहीं ये समन्वय की स्थिति में भी आ गए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका था ऋग्वेदिक, और इसमें आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के विषय में बहुत ही सीमित जानकारी मिलती है। उस समय वैदिक कार्य उत्तर प्रदेश से परिचित होना शुरू हो चुके थे। अगला है आपका उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट पेज। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यूपी के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। और उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधि क्षेत्र अगर कोई बोला जाए तो वो क्या था? उत्तर प्रदेश। प्रतिनिधि क्षेत्र कौन था? यूपी। आज का आपका वर्तमान यूपी इसका प्रतिनिधि क्षेत्र था। प्रतिनिधि क्षेत्र का मतलब क्या है? मतलब ये सर्व प्रमुख राज्य था जहाँ पर सारी गतिविधियां यहाँ हो रही थी। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक काल की वजह से उत्तर प्रदेश, हाँ, इसे जो है उत्तर प्रदेश से ही पूरी तरह सीमित कर दिया जाए तो भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय वैदिक आर्य उत्तर प्रदेश को ही मुख्य केंद्र बनाए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं जो इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारे लिए जरूरी है। पहले तो हम वैदिक, उत्तर वैदिक काल को जानने के लिए क्या है स्रोत? स्रोत पहला तो है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है आपका पुरातात्विक। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? आपके 3 वेद। ऋग्वेदिक आपका ऋग्वेदिक काल में हो गया, यजुर्वेद, ठीक है, दूसरा है आपका सामवेद,
सामवेद, और तीसरा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ये हो गया आपके वेद। फिर आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी आपके इतिहास को जानने के स्रोत थे। उस समय उत्तर प्रदेश के निवासियों की दैनिक दिनचर्या क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सब। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है आपके, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसे। तीसरा है आपका आरण्यक, इससे भी हमें उत्तर प्रदेश के लोगों के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा है आपका, हाँ, चौथा वेद हो गए, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में उपनिषदों की भी रचना होती है। ठीक, ये हो गए स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की क्या बात करें तो, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ से पर्याप्त मात्रा मिले। देखिए, अगर पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि कर दें, या साहित्य में जो वर्णित है वो हमें खुदाई या उत्खनन से भी मिल जाए, तो इतिहास लेखन आपका काफ़ी विश्वसनीय हो जाता है। ठीक है, इसलिए पुरातात्विक स्रोत खोजने का हमेशा प्रयास रहा इतिहास में, ताकि इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, स्थल। पुरातात्विक स्थल के जहाँ जहाँ खुदाई हुई है उनको जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा दूसरा है आपका। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। कासगंज जब नहीं निर्मित होता तब ये एटा जिले में था। अगला है आपका हस्तिनापुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये मेरठ में है। कुछ क्षेत्र इसका दिल्ली और हरियाणा में भी पड़ता है। ठीक, तीसरा कौशाम्बी। इससे हमें कुरुवंश के अंतिम समय का पता चलता है। ठीक है, ये हो गया आपके स्थल जो महत्वपूर्ण है। अब पाया क्या क्या गया यहाँ से, जिससे हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सके? तो साक्ष्य में आपको मिला लोहा। ऋग वैदिक काल में लोहा अनुपस्थित था, पर उत्तर वैदिक काल में हम लोहा पाते हैं। ठीक है, फिर तांबा और कांसा उसी तरह चल रहा था जैसे पहले चल रहा था, सैंधस काल से ही। तांबा और कांसा, इनके उपकरण हमको मिले हैं। और मृद भांड। ठीक है, यहाँ पर मृद भांड की कुछ विशिष्टताओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ मृद भांड उत्तर वैदिक कालीन आर्यों से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन सा था? PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृद भांड। हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, और थोड़ी बहुत मात्रा में NBPW, ये आपका नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चित्रित मृद भांड। ठीक है, पॉलिश्ड। तो आपके ये मृद भांड है जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। उपकरण जो मिले हैं वो कृषि और युद्ध दोनों के हैं। खेती का विकास हो रहा था, कृषि और युद्ध उपकरण, और युद्ध एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में स्थापित हो चुका था। ठीक, उत्तर वैदिक कालीन संपूर्ण उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में राज्यों की उपस्थिति हम पाते हैं। ठीक है, राज्यों की उपस्थिति, राज्यों की उपस्थिति। ठीक है, शक्तिशाली राज्य निरंतर संघर्षरत थे और अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। कौन कौन से ऐसे राज्य थे? पांचाल, कुरु,
काशी और कौशल। ठीक है, इन राज्यों की उपस्थिति हम इस समय पाते हैं। शक्तिशाली राज्य थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने तरीके से उसमें प्रभावित कर रहे थे। आगे क्या महत्वपूर्ण था उत्तर वैदिक कालीन में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? ये महान संतों की तपस्थली रहा है, महान संतों की तपोस्थली रहा है। ठीक है, ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने उत्तर वैदिक सभ्यता की उत्तर वैदिक सभ्यता के समय एक दिशा निर्धारित की, लोगों को जागरूक किया, ज्ञान अर्जन में सहायता की, ठीक है, मार्गदर्शन किया? तो ऐसे थे आपके जैसे भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन जो वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, इनके ये सब प्रणेता रहे। ठीक है, याज्ञवल्क, याज्ञवल्क। ठीक, तो ऐसे महान संतों की तपोस्थलीय भूमि रही है, इसीलिए उत्तर वैदिक कालीन में उत्तर प्रदेश का महत्व काफी बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बड़ा क्रांतिकारी समय था। एक लंबे समय से समान स्थिति में चली आ रही परंपराओं में से बहुतों के लिए संकट काल भी था, कुछ नई व्यवस्थाएं भी पैदा हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसे भी हम सुविधा के लिए बांट लेते हैं दो हिस्सों में। महाजनपद काल, ठीक है, दूसरा है बुद्ध काल, दूसरा है बुद्ध काल। ठीक है, आइए, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश की विशिष्ट स्थिति क्या थी, इतिहास के लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। ये आपका महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में हमने देखा उत्तर वैदिक में राज्यों का निर्माण हो चुका था, आपस में संघर्षरत थे। ये राज्य एक दूसरे को जहां निरंतर हमले करके अपने अंदर समामेलित कर रहे थे, उसी हिसाब से इनके क्षेत्र भी बढ़ रहे थे, अधिकार भी बढ़ रहे थे। महाजनपद काल तक आते आते विशाल राज्यों का पुनर्निर्माण हो चुका था और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत महाजनपदों में बढ़ चुका था। भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16। महाजनपद 16, 16 में से कितने यूपी में थे? 8। ठीक है, 8 महाजनपद अकेले यूपी में ही थे। तो आप यूपी की उस समय महत्ता समझ सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण थी, कि जहां पूरा भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था, खासकर उत्तर भारत ही था, लेकिन भारतीय संदर्भ से पूरे भारत का ही बोला जाएगा। ठीक है, 8 यूपी के थे। तो इनमें से आप देख लेते हैं, पहला मल्ल। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा, 2 राजधानियां थी इसकी। कुशीनारा से आप परिचित ही होंगे, बुद्ध की मृत्यु यहीं थी, और पावा। दूसरा काशी,
काशी, इसकी राजधानी भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, वाराणसी। तीसरा है आपका कौशल। कौशल की कितनी राजधानियां थी, एक या दो? कौशल की कितनी थी बताइए? कौशल, ठीक है, इसकी दो राजधानियां थी, श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, अयोध्या से वर्तमान दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अवॉइड नहीं कर सकते आप। चौथा वत्स, आपके प्रयागराज के आसपास कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, इसका ये क्षेत्र पूरा मिला के वत्स वत्स क्षेत्र था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी। पांचवा है आपका चेदी। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, जिसे जेजाक भुक्ति भी बोलते हैं, ये कहाँ है? हाँ, यहाँ पे इस जो महाजनपद था चेद, इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। शुक्तिमती। छठा है कुरु। राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये तो जानते हैं आप, इंद्रप्रस्थ। फिर पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड का क्षेत्र पूरा पंचालों के अंतर्गत था। ठीक है, तो अहिछत्र इसकी राजधानी थी, अहिछत्र। और एक राजधानी और थी, कामपिल्य। ठीक है, कामपिल्य। एक बचा, कौन है ये? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक, ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महाजनपद। ये विशाल राज्य थे। ठीक है, और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए और ज़्यादा मार्क्स आप मेंस में ला सके, इसके लिए मैप का उपयोग इस तरह के सवालों में जरूर करें, खास करके। ठीक है, यहाँ मैप में देख लेते हैं मल्ल। ठीक है, पहला आपका मल्ल, तो ये क्षेत्र जो है ये आपका मल्लों का। ठीक है, दूसरा काशी, ये क्षेत्र है आपका काशी। ये कौशल। ठीक है, कौशल का महाजनपद यहाँ स्थित है। वत्स आपका यहाँ था। ठीक, चेदी, ये क्षेत्र चेदी था। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा भी इससे मिला हुआ था, यूपी का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का भी बुंदेलखंड है, ये सब मिला के चेदी था। कुरु, कुरु आपका दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। कुरु, कुरुवंश। ठीक है, महाभारत यहाँ संबंधित है। पांचाल, ये आपका रोहेलखंड का क्षेत्र है, इसे आप मैप में देख लें, ये है आपका पांचाल का क्षेत्र। ठीक है, और बचा सूरसेन। ठीक, सूरसेन का क्षेत्र था मथुरा के आसपास का, राजस्थान से लगता हुआ, ये हो गया सूरसेन। ऐसे ही आप हाथ से ड्रॉ करके मैप में महाजनपदों को खास करके आप जरूर दिखा दें। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का दूसरा हिस्सा था बुद्ध काल।
बुद्ध काल, बुद्ध काल, ठीक है। यूपी की दृष्टि से बुद्ध काल का उसी तरह महत्व है जिस तरह यूपी की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल का महत्व। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना बोला जाता है और ये अकारण नहीं बोला जाता, ठीक है। इसके पीछे के बड़े ही प्रमाणिक कारण है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म की दृष्टि से बुद्ध के जन्म, ज्ञान, ज्ञान के प्रसार, उपदेश, हर बौद्धिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश से संबंधित रहीं और इन गतिविधियों का ही असर रहा कि एक क्षेत्रीय धर्म पल्लवित होकर, विकसित होकर वैश्विक धर्म बन जाता है। एक धर्म जो आपकी धरती से पैदा हुआ और वैश्विक बन गया तो आपका महत्व, आपके क्षेत्र का महत्व, आपके उत्तर प्रदेश का महत्व अनायास ही बढ़ जाता है, ठीक है। इसके तो इस प्रकार हम बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश की विशिष्ट स्थिति का अध्ययन करेंगे, ठीक। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ आपको पता है? बुद्ध जन्म ये नेपाल में हुआ। कहाँ पे? लुम्बिनी, ठीक है। ये शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, शुद्धोधन के पुत्र। शाक्य गणराज्य उत्तर प्रदेश के कौशल राज्य से सीधे संबंधित है, ये उन्हीं के रिश्तेदार थे, एक शाखा थी, ठीक है, शाक्य। तो इनका जन्म भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, शाक्य गणराज्य, ठीक है। जन्म, ज्ञान इन्होंने बिहार में प्राप्त किया, गया, ठीक है। और ज्ञान के प्रसार के लिए जो पहला स्थान इन्होंने चुना वो था आपका सारनाथ। यहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है। और सारनाथ कहाँ पे है? काशी, बनारस, ठीक है। सारनाथ में ही इन्होंने संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म की रीढ़ की हड्डी क्या थी? बौद्ध संघ। और पहली बार संघ व्यवस्था बौद्धों ने उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? सारनाथ में ही शुरू की, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश भी सबसे ज्यादा कहाँ दिए? उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम उपदेश कहाँ दिए? आपके यूपी में। यूपी में कहाँ पे? श्रावस्ती, पता ही है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो केवल उत्तर प्रदेश भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। और ये सारी गतिविधियों को करते हुए जीवन के अंतिम सत्यार्थ महापरिनिर्वाण भी बुद्ध का उत्तर प्रदेश में ही होता है। कहाँ पे हुआ? कुशीनारा। कुशीनारा आपने महाजनपद में ही पढ़ा था। किसकी राजधानी थी? मल्लों की, ठीक है। तो ये हो गया संक्षेप में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बुद्ध काल का अध्ययन। बुद्ध काल में एक समानांतर धर्म और भी चल रहा था, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म की उत्पत्ति आपकी बिहार से हुई और उत्तर प्रदेश में भी इसके महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का काफ़ी क्षेत्र इसके प्रभाव में भी रहा है, ठीक। तो आइए उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन धर्म, ठीक, बुद्ध काल का ही हिस्सा ही है। क्योंकि बौद्ध धर्म प्रभावी रहा है इसलिए इस काल को बुद्ध काल बोल देते हैं, जैन काल नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा है, ठीक। कितने तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर कितने हैं जैन धर्म के, बताइए? 24 में से ज्यादातर का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में से ज्यादा कहाँ से संबंधित थे आपके? अयोध्या, ठीक है। इन 24 में कम से कम 10 का जन्म उत्तर प्रदेश है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या और काशी, ज्यादातर का जन्म
इनसे संबंधित। प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन के? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? अयोध्या। ठीक है, आपका अयोध्या में इनका जन्म हुआ। दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी। ये दूसरे संख्या में थे। संख्या इनकी क्या थी तीर्थंकर के मामले में? 23वीं थी, 23rd। ठीक है, इसके अलावा भी और थे, संभवनाथ भी थे, शायद शांतिनाथ भी थे, वो उतने जरूरी नहीं मैथ्स की दृष्टि से। ठीक है, तो बौद्ध काल में भी हमने देखा उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं हम मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल। मौर्य काल, ठीक। आपने मगध का उत्कर्ष पढ़ा होगा। मगध ने संपूर्ण उत्तर भारत का एकीकरण कर लिया था। उसके आगे का पड़ाव था कि मगध का सम्राट, मगध का साम्राज्य भारत का साम्राज्य में बदल जाता है। और ये वो काल था जिसे हम इतिहास में मौर्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य काल, वो मौर्य साम्राज्य भारत के साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इतिहास की दृष्टि से ऐसी कौन सी सामग्री हमें मिल सकती है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के निर्माण में सहायक हो। तो हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुछ जो भी साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के विषय में डिपेक्ट करते हैं, उन पर ध्यान रखेंगे और उन्हीं पर फोकस रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य देख लेते हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण यही है। मौर्य काल में ज़्यादातर उपयोगी सामग्री क्या है? पुरातात्विक ही है। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों के बाद ही अशोक की पहचान स्थापित हुई, जब उनको पढ़ लिया गया। इससे पहले अशोक की पहचान स्थापित करना एक टेढ़ी खीर थी। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत हमें मौर्य काल में सबसे पहले जो मिलता है, चंद्रगुप्त जो पहले सम्राट थे मौर्य काल के, उनके समय का सोहगौरा में। यहाँ हम केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों में फोकस करेंगे। सोहगौरा, ठीक है, महास्थान से भी उस समय के साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में। ये आपका इस समय उत्तर प्रदेश में कहाँ? गोरखपुर। और इस समय जानकारी क्या मिलती है? यहाँ पर अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि राज्य उस समय अकाल की स्थिति में लोगों के जीवन यापन को बनाए रखने के लिए भंडारण करते थे। ठीक, ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, ये भी पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का साक्ष्य। ठीक है, फिर अशोक की बात करें। अशोक के समय अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनकी, जो उन्होंने पूरे भारत में स्थापित किए थे, अभिलेख। ठीक है, और यूपी की दृष्टि से हम देखते हैं तो यूपी में क्या क्या पाया गया? अभिलेख में बृहद शिलालेख भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी बृहद शिलालेख नहीं पाया गया। ठीक है, यहाँ पाया गया लघु शिलालेख, सारनाथ से लघु शिलालेख, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में दो बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ठीक है, क्या थे? दिल्ली टोपरा और दूसरा दिल्ली मेरठ। ठीक है, ये दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित थे। टोपरा कहाँ पे है? सहारनपुर में स्थित था, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा बोलते हैं। और दिल्ली टोपरा एक साथ बोलने का मतलब है कि ये टोपरा से
ट्रांसलोकेट करके दिल्ली में किया गया। इसी तरह मेरठ वाले स्तंभ को उठा के फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली में रखा गया। ठीक, और लघु स्तंभ लेख भी पाए गए। ये आपके कहाँ पाए गए? कौशाम्बी और सारनाथ। ठीक है, इतना हो गया अशोक अभिलेख जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चीज और है, सारनाथ के स्तंभ शीर्ष पर, सारनाथ का स्तंभ शीर्ष क्या है? ये पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और भारत में भी इसे नेशनल एम्बलम के रूप में माना गया है। ठीक है, तो सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सिंह शीर्ष, सिंह शीर्ष। ठीक है, सिंह शीर्ष और भारत का नेशनल एम्बलम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी थे जो बहुत इस समय के स्तूप और विहार थे। ठीक है, स्तूप। ठीक है, स्तूप में आपका धमेक और चौखंडी स्तूप क्या था? ये अशोक कालीन है, अशोक द्वारा निर्मित माने जाते हैं। धमेक, धमेक, एक मिनट, धमेक, धमेक स्तूप और चौखंडी, इन्हें अशोक निर्मित माना जाता है। और ये कहाँ पर हैं? आपके बनारस में, सारनाथ। ठीक, वाराणसी, सारनाथ के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये हो गया आपके स्तूप। इसी तरह बिहार भी थे। यहाँ पर हम बाद के समय देखते हैं फाहियान जो कि गुप्त काल में है, और हर्ष के समय हिंसांग है, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में अशोक के द्वारा बहुत से स्तूप और विहारों की चर्चा की है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मथुरा यमुना नदी के तट से लगे कई स्तूपों की चर्चा उन्होंने की है और विहारों की, लेकिन अभी तक उनके चूंकि साक्ष्य नहीं मिल सके, इसलिए आप जो है इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते कि ऐसे थे भी या नहीं थे। ठीक है, लेकिन लिखने के इसमें आप ह्वेनसांग और फाहियान का विवरण देके लिख सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपके साथ।